स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। जिसमें हमने ब्लड, उसके कंपोनेंट और लिम्फ को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे जो नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस कनेक्टिव टिश्यू को लेकर जो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं और कौन सा ये टिश्यू है, लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, या जिसको हम बोल रहे थे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्केलेटल या सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, नाम से समझ में आ रहा है कि ये टिश्यू हमारा स्केलेटन बनाता है, ठीक है। स्केलेटन क्या होता है भाई? बॉडी का जो फ्रेम है, ठीक है। हमारी बॉडी में इंटरनल फ्रेम पाया जाता है जिसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, और वो स्केलेटन बना होता है बोन और कार्टिलेज का, ठीक है। और ये बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, इसलिए इसे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। और बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। और ये बेसिकली दो टाइप का पाया जाता है। हमें मालूम है हमारा जो स्केलेटन वो मेनली तो बोन का बना हुआ है, तो वन ऑफ द मेन कंपोनेंट क्या हो गया इसका? बोन हो गया। और दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? कार्टिलेज। तो याद रखना, बोन और कार्टिलेज ये दोनों मिलकर हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, या बोला जाए सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बोन, बोन क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटा सा क्लासिफिकेशन भी इसका देख लेते हैं। आता है टाइप्स ऑफ बोन। टाइप्स ऑफ बोन, दो तरह की बोन पाई जाती है। ये बोन दो तरह का जो है ये उसकी हिस्टोलॉजी के बेस पर है, यानी टिश्यू स्ट्रक्चर के बेस पर। जब हम बोन को देखेंगे तो अलग अलग बोन में हमें दो तरह का टिश्यू स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। और उसी दो तरह के टिश्यू स्ट्रक्चर के बेस पे हम उसे टाइप्स ऑफ बोन कह रहे हैं। कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन, ये दोनों अलग अलग बोन नहीं होती अलग अलग टिश्यू स्ट्रक्चर वाली बोन होती हैं। ऐसा भी है एक ही बोन में ये दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। कुछ पार्ट स्पॉन्जी होता है, उस पार्ट को स्पॉन्जी बोन कहते हैं। कुछ पार्ट हार्ड होता है, उसे हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग बोन नहीं है, ये एक ही बोन है। एक ही बोन में हिस्टोलॉजिकली यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए हम उसे हिस्टोलॉजिकली कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। दूसरा हम बात करते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है भाई? कार्टिलेज को समझें तो हमारी बॉडी में जो थोड़े से सॉफ्ट स्केलेटन जो बना होता है, जैसे हम अगर हमारे नेजल पार्ट की बात करें तो हमारे नाक पर यहाँ पर एक थोड़ा सा फोल्ड, मतलब एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सॉफ्ट है और फोल्ड हो सकता है, दैट इज कार्टिलेज। इसके अलावा हमारे ईयर पिन्ना, तो ये बेसिक जो है कार्टिलेज है जो हम बाहर से ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा स्केलेटन बनाते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, यानी फीटल स्टेज में होते हैं, ठीक है, बर्थ के पहले हमारा जो स्केलेटन है वो मेनली बना होता है किसका? कार्टिलेज का, ठीक है। दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज ओनली। यानी द सबसे पहले जो स्केलेटन बनता है, द फर्स्टली फॉर्म्ड स्केलेटन इज ऑफ कार्टिलेज ओनली, and afterward most of its most of its parts get replaced by bones। तो शुरुआत में जो स्केलेटन बनता है वो कार्टिलेज का बनता है, और उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट धीरे धीरे बोन से रिप्लेस हो जाते हैं। और ये रिप्लेसमेंट बर्थ के पहले भी चलता रहता है और बर्थ के बाद भी चलता रहता है। और एक समय बाद हमारा जो स्केलेटन है उसका मैक्सिमम पार्ट बोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्टिलेज कुछ ही जगहों पर पाया जाता है। जो पहले मेजॉरिटी में था अब वो माइनॉरिटी में आ गया, जो पहले था ही नहीं बोन अब वो मेजॉरिटी में आ गया, ठीक है। तो पहले हमारा स्केलेटन एम्ब्रियो स्टेज में जब बनता है तो केवल कार्टिलेज का बनता है। धीरे धीरे उसमें बोन का डिपोजिशन, जिसे हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन, धीरे धीरे ऑसिफिकेशन होता है, बोन का डिपोजिशन होता है, और बोन के डिपोजिशन से मैक्सिमम पार्ट ऑफ कार्टिलेज इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय बोन, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब बात आती है कार्टिलेज कितने टाइप्स का होता है। तो कार्टिलेज आर बेसिकली ऑफ फोर टाइप। कौन कौन से टाइप्स हैं भाई? एक है हाइलाइन कार्टिलेज, हम डिस्कस करेंगे क्या खास बात है हाइलाइन कार्टिलेज की। फिर आता है इलास्टिक कार्टिलेज, कहाँ पाया जाता है, क्या काम करता है।
फिर आता है फाइब्रस कार्टिलेज, और फिर फोर्थ जो है वो है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है, तो ये 4 बेसिक टाइप के कार्टिलेज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये भी जो टाइप्स हैं ये इनके हिस्टोलॉजी के बेस पर है, टिश्यू स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक है, और टिश्यू स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है जिसकी वजह से इनका फंक्शन भी जरूरत के मुताबिक हमें मिलता है। जो जिसका टिश्यू स्ट्रक्चर जैसा है, जिसमें जो खूबी है, अपनी खूबी अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग बॉडी में वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, अच्छा हमारी जो है बॉडी जो है, हमारा जो बॉडी बात करें या हम नेचर की बात करें, नेचर, ठीक है, हम भी क्या है, नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नेचर में हर किसी को उसका एकदम ऑप्टिमम पार्ट प्ले करने के लिए बनाया गया है। कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी नेचर का जो कंपोनेंट है वो अपने सबसे सूटेबल प्लेस पर है जहां वो अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। नेचर जो है बेटा, आप बायो पढ़ोगे, जूलॉजी और बॉटनी दोनों में ही आप एक बात पढ़ोगे, नेचर बहुत कंजूस है। ठीक है, जो प्रकृति है, जिसको हम देवी बोलते हैं, ठीक है, प्रकृति जो है बहुत कंजूस है। वो हर ऑर्गेनिज्म को उतना ही देती है जितनी उसको जरूरत है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, कंजूस मतलब एकदम हिसाब से। तो हम ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन है, हमें भी नेचर ने उतना ही दिया है जितनी हमें जरूरत थी इस अर्थ पे सरवाइव करने का, ना कम ना ज्यादा। लेकिन हम में क्या, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा काम करने लगा और हम प्रैक्टिस से उसको और डेवलप कराने लगे। तो हम में क्या हुआ, इन दिमाग ज्यादा डेवलप हुआ तो फिर चीजों को बिगाड़ना शुरू कर दिए, एंड आवर नीड टर्न्स टू ग्रीड, हमने अपनी नीड को ग्रीड में बदल दिया। ठीक है, लाइफ में ऐसा नहीं होता बेटा, लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता। आप एक चीज याद रखना लाइफ में, कि हमेशा हर व्यक्ति जो जहां पर हो वो अपना बेस्ट परफॉर्म करने की काबिलियत नहीं रखता। लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन नेचर में ऐसा है, जो जहां पर है नेचर में वो अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, हम देखते भी हैं, बच्चे जब पढ़ते हैं तो कई बार उन्हें कोई टॉपिक बहुत अच्छा लगता है तो उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। कई बार कोई टॉपिक चैलेंजिंग हो जाता है तो उस थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। हमें इसी बात को ओवरकम करना है। जो भी हमें चैलेंजिंग टॉपिक्स मिलेंगे, हमारी जो 2 साल की या 1 साल की हमारी जो जर्नी है, ठीक है, अगर आप 11th में हैं तो 2 साल की जर्नी है, और अगर आप 12th में हैं तो 1 साल की जर्नी है। तो जिन 2 सालों की हमारी जो जर्नी है, इन 2 सालों की जर्नी में हमें कई बार ऐसा आएगा, कई बार ऐसा टाइम आएगा, हमें चैलेंजिंग टॉपिक्स मिलेंगे। और उन चैलेंजिंग टॉपिक्स को अगर हमने ओवरकम कर लिया तो हमें एक बहुत बूस्ट होगा कॉन्फिडेंस का, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये वाली जो काबिलियत आती है ना, कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी होती है, और वो तभी होती है जब हम में ये ओवरकम करने की कैपेबिलिटी हो। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो अलग अलग टाइप के जो कार्टिलेज हैं ये इसी तरह से बनाए गए हैं, जिसका जहां फंक्शन है उसमें उसके मुताबिक खूबी पाई जाती है, उसके मुताबिक काबिलियत, उसके मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, और वो वही फंक्शन परफॉर्म करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट वही हमने जो पढ़ा, इन एम्ब्रियो स्टेज skeleton is made up of only cartilage, but during and after birth its maximum part is replaced by bone। और ये क्या हो जाता है, बोन का से रिप्लेस होना, जिसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन। और बोन ऐसे रिप्लेस नहीं करता, बोन वहां पे लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता है, तो डिपोजिशन ऑफ बोन पाया जाता है, जिसे हम ऑसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। फिर बात आती है, अगर हम इसके बोन के कैरेक्टर की बात करें तो बोन कैसा होता है। बोन इज ए हार्ड, कैल्सिफाइड, डेंस, नॉन कंप्रेसिबल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कैरेक्टर है बोन का, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, सो बोन क्या होती है, हार्ड होती है, कैल्सिफाइड होती है। हार्ड क्यों है, क्योंकि उसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट उसके मैट्रिक्स में डिपॉजिट है। कौन से इनऑर्गेनिक कंटेंट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है। कैल्सिफाइड है क्योंकि उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन पाया जाता है। डेंस है
डेंसिटी हाई पाई जाती है, नॉन कंप्रेसिबल है, ठीक है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि हमारी बोन को हम दबाएं तो पतली हो जाएगी, नॉन कंप्रेसिबल है। कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म आवर स्केलेटन, तो ये कुछ खास काबिलियत वाला, कुछ खास क्वालिटीज वाला ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। स्टडी ऑफ बोन, हम जब बोन की स्टडी करते हैं तो उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, ये वर्ड याद रखना। तो यहाँ पर हम जो हिस्टोलॉजिकल पार्ट बोन का स्टडी कर रहे हैं, वो भी हम बोन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो भी किसका एक पार्ट है, ऑस्टियोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी में हम बोन की इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, यानी बोन की हिस्टोलॉजी को भी स्टडी करते हैं और बोन की एनाटॉमी को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब बोन दिखती कैसी है, बाहर से उसका स्ट्रक्चर कैसा देखने में हमें दिखाई देता है। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग बोन्स हैं, तो अलग अलग बोन्स का शेप अलग अलग है, तो शेप को देखकर हम बोन को पहचान पाए, ये एनाटॉमिकल एस्पेक्ट है। माइक्रोस्कोप में देखकर हम बोन को पहचान पाए, ये हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट है। और दोनों ही पार्ट किस में आते हैं, ऑस्टियोलॉजी में आते हैं, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन आता है, अगर हम बोन के कंपोजिशन की बात करें और फिर हम कंपैरिजन की बात करेंगे। कंपोजिशन की बात क्या कहते हैं कि बोन हार्ड क्यों है, कोई भी टिश्यू है वो हार्ड क्यों होगा, उसमें जितना इनऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होगा। इनऑर्गेनिक कंटेंट क्या होते हैं भाई, मिनरल्स होते हैं। किसी को पत्थर खींच के मार दो, सिर फूट जाएगा, एकदम फूट जाएगा। क्यों फूट जाएगा, क्योंकि पत्थर क्या है, हार्ड है। क्यों हार्ड है, उसमें मिनरल्स हैं। तो जहां पर बॉडी में जिस टिश्यू में मिनरल्स जितने ज्यादा डिपॉजिट होंगे, वो टिश्यू उतना हार्ड होगा, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए ऐसा नहीं कि पत्थर उठा के किसी को मार ही दो, ये समझने के लिए कि पत्थर भी मिनरल से बने हैं। या किसी को लोहे की रॉड मार दो, रॉड भी क्या है, लोहे, आयरन है, आयरन भी एक तरह का मिनरल है। तो ये बात हो गई कि जिसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होगा वो उतना हार्ड होगा, जिसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट कम होगा वो उतना सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होगा वो भी उतना सॉफ्ट होगा। इनऑर्गेनिक ज्यादा हुआ हार्ड हो गया, ऑर्गेनिक ज्यादा हुआ सॉफ्ट हो गया, ठीक है। हमारी स्किन स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है, मसल्स सॉफ्ट होती हैं, क्यों, उनमें इनऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम है। मिनरल्स जो है ना ट्रेस के फॉर्म में पाए जाते हैं, बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। किसी को कोई हड्डी हो, हड्डी से खींच के मार दो, या रॉड खींच, हड्डी तो ऐसे जनरली बोन किसी की मिलेगी नहीं, लेकिन जहां पर मिनरल कंटेंट ज्यादा है वहां पर हार्डनेस ज्यादा होती है, इस बात को याद रखना। तो इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना मिलता है हमारे बोन में, एक कंपैरिजन आता है 65%। हमारा बोन जो है 65% इनऑर्गेनिक कंटेंट, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक में वाटर भी आता है, ठीक है। वाटर ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक कंटेंट है। जरूरी नहीं कि केवल मिनरल्स हो, वाटर भी आता है। ऑर्गेनिक कंटेंट की बात करें तो हमें कोलेजन फाइबर मिलता है, ऑसिन प्रोटीन मिलता है, ठीक है, जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, बोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर हम शुरू कर चुके हैं किसको पढ़ना, बोन को पढ़ना। तो पहले हम बोन को ही देखेंगे। लेकिन बॉडी में केवल बोन ही अकेला इनऑर्गेनिक या बोला जाए हार्ड कंपोनेंट नहीं है, या हार्ड ऑर्गन नहीं है। ऐसे और भी कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डिपॉजिट होते हैं। जैसे कि टीथ की बात करें, ठीक है, टीथ, टीथ हमारा हार्ड होता है। अब हम बोलें कि टीथ हार्ड होता है या बोन हार्ड होती है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप सोचो कि टीथ हार्ड होगा या बोन हार्ड होती है। अब हम सोचें कि कंपैरिजन कि यार हड्डियां मजबूत ज्यादा होती हैं या दांत ज्यादा मजबूत होते हैं, दोनों ही हार्ड हैं भाई। लेकिन आप सोचो जो कार्निवोरस एनिमल्स और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो लोग दांत से हड्डियों को तोड़ देते हैं, इसलिए कौन ज्यादा मजबूत हो गया, दांत। अगर हड्डियां ज्यादा मजबूत होती तो दांत टूट जाते, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है समझने का, लेकिन जो मेन रीजन है वो है कि टीथ में ज्यादा इनऑर्गेनिक कंटेंट पाया जाता है। और टीथ में दो ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिनमें ज्यादा इनऑर्गेनिक कंटेंट मिलता है। क्या क्या मिलता है, जो व्हाइट पार्ट होता है टीथ की, जो आउटर व्हाइट कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं इनेमल, ये एक बहुत थिन कवरिंग होती है, पतली कवरिंग होती है, लेकिन आउटर पार्ट में पाई जाती है, उसे बोलते हैं इनेमल। उसमें 96% इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है, 96, ठीक है। और 4% ऑर्गेनिक होता है। 96% इनऑर्गेनिक। आप सोचो बोन में कितना है, 65, तो बोन के कंपैरिजन में तो वो बहुत ज्यादा हार्ड है।
और दूसरा जो है ना, इस व्हाइट पार्ट के नीचे जो मैक्सिमम पार्ट हमारा टीथ का बना होता है वो डेंटिन बनाता है। ठीक है, टीथ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो किसका बना होता है, डेंटिन का। व्हाइट लेयर के नीचे एक येलो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो मेन पूरा टीथ बनाता है। हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम टीथ का देखेंगे, वहां हमें ये समझ में आएगा। तो इनेमल तो बाहर बाहर हो गया, आउटर पे व्हाइट कलर की कवरिंग, उसके नीचे येलो कलर की कवरिंग होती है वो डेंटिन। वो भी क्या है, 75% लगभग इनऑर्गेनिक होता है और 25% ऑर्गेनिक। तो इन तीनों में कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जिसमें इनऑर्गेनिक ज्यादा वो ज्यादा हार्ड। तो बोन से ज्यादा हार्ड तो ये दोनों हैं और दोनों मिलकर टीथ बनाते हैं। और इसलिए हम टीथ को कहते हैं कि टीथ इज मच मोर हार्डर देन बोन। बोन से कहीं ज्यादा हार्डर है टीथ। ठीक है, और टीथ में भी दो चीजें, दो कंपैरिजन। तो एनिमल इज कंसिडर्ड एज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन बॉडी। ठीक है, एनिमल इज कंसिडर्ड एज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे हार्ड अगर कोई सब्सटेंस है तो एनिमल है। एंड द हार्डेस्ट ऑर्गन प्रेजेंट इन बॉडी इज टीथ। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों याद रखना। हार्डेस्ट सब्सटेंस एनिमल, हार्डेस्ट ऑर्गन टीथ। टीथ इज मच मोर हार्डर देन एनी ऑफ द बोन। ठीक है, किसी भी बोन से ज्यादा हार्ड है। ठीक है, सो ये था इंट्रोडक्शन किसका, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का या सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का। और उसमें थोड़ा सा एक कंपैरिजन हमने किसके बारे में देखा, बोन के बारे में। ठीक है, सो नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम बात करेंगे बोन्स में, और बोन्स में हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले किसको, कॉम्पैक्ट बोन को। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन का नाम कॉम्पैक्ट बोन क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत हाई पाई जाती है और हाई डेंसिटी की वजह से इसका मैट्रिक्स बहुत कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से इसे कॉम्पैक्ट बोन कहा जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की। तो एक बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम पहले देख लेते हैं और फिर उसके इंटरनल पार्ट्स की हम इंटरनल पार्ट्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑस्टियोलॉजी पढ़ रहे हैं। और ऑस्टियोलॉजी में कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, एनाटॉमिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना। तो सबसे पहले एक कॉमन जो बोन, ठीक है, जब हम कार्टून वगैरह देखते थे, टॉम एंड जेरी स्पेशली, या जो गूफी वगैरह के जो कार्टून आते थे, उसमें जब हम बात करते हैं बेसिकली सबसे पहले जो बोन का, तो दिमाग में किस तरह की बोन आती है, हम ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि एनाटॉमी समझने के लिए जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है हम उसी को दिमाग में लेके चलते हैं। ठीक है, कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जब हम बोन को बाहर से देखेंगे तो एनाटॉमिकली हमें इसके तीन पार्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है जो सबसे कॉर्नर वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो सबसे कॉर्नर वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं बच्चों एपीफाइसिस। ठीक है, सबसे कॉर्नर का पार्ट जिसे बोलते हैं एपीफाइसिस। ठीक है, दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ कॉर्नर है, तो इसलिए जितने कॉर्नर मिलेंगे वहां पे हमें एपीफाइसिस मिलेगा। एपीफाइसिस। एपीफाइसिस के बाद एक पतली सी स्ट्रिप पाई जाती है, और ये जो पतली सी स्ट्रिप वाला पार्ट है इसे बोलते हैं मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस, इधर भी मिलेगा मेटाफाइसिस। और फिर हमें इंटरनल जो पार्ट मिलता है अंदर का, ये जो मैक्सिमम पार्ट दिख रहा है दोनों मेटाफाइसिस के बीच में, इस पार्ट को हम बोलते हैं डायफाइसिस। ठीक है, तो हमें तीन पार्ट दिख रहे हैं, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस। सबसे किनारे एपीफाइसिस, उसके बाद एक पतली स्ट्रिप मेटाफाइसिस, और उसके बाद डायफाइसिस। डायफाइसिस एक होता है सिंगल,
मेटाफाइसिस एक से ज्यादा हो सकते हैं, एपिफाइसिस भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिर बात आती है कि जब ये बोन है ऐसी, तो इसकी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यू टू एपिफाइसियल एक्टिविटी। एपिफाइसिस की सेल्स में एक्टिविटी होती है, वो सेल्स डिवाइड करती हैं और वहां पर फिर मैट्रिक्स डिपोजिशन स्टार्ट होता है, और ऐसे बोन की जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ती है। तो एक्टिविटी किसकी होती है? एपिफाइसिस की। लेंथ किसकी बढ़ती है? डायफाइसिस की। ये याद रखना, ठीक है। बोन जितनी लंबी होती जाएगी तो डायफाइसिस लंबा होता जाएगा। वो अपनी वजह से नहीं लंबा होगा, वो किसकी वजह से लंबा होगा? एपिफाइसिस। तो जो बोन की लंबाई बढ़ती है वो एपिफाइसिस की वजह से बढ़ती है, एपिफाइसिस की एक्टिविटी की वजह से बढ़ती है। लेकिन लेंथ किसकी बढ़ती है? एपिफाइसिस की नहीं बढ़ती, डायफाइसिस की बढ़ती है। ठीक है, ये याद रखना। ये हम आउटर पार्ट की बात कर रहे हैं। जब हम इसके अंदर झांकेंगे, यानी बोन के हम अंदर देखेंगे, तो बोन के इंटरनल पार्ट में हमें एक हॉलो कैविटी मिलेगी। ठीक है, कैसी कैविटी? एक हॉलो कैविटी मिलेगी, ऐसी कुछ। ठीक है, एक हॉलो कैविटी मिलेगी। हो सकता है ये हॉलो कैविटी एपिफाइसिस तक जाए, लेकिन वो हॉलो कैविटी पाई जाती है। इस हॉलो कैविटी को ही हम कहते हैं बोन मैरो कैविटी। बोन मैरो कैविटी। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स इनको सप्लाई होती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। तो जैसी भी ब्लड वेसल आती है वो अलग अलग पार्ट्स में बोन में एंटर करती हैं, और बोन के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करती हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं और वेन्स यहाँ से ब्लड लेके आती हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो ये हमें बाहर से दिख गया। अंदर से समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम की मदद ली है, और ये डायग्राम को जब हम समझेंगे तो हमें एक पूरा प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर हमें बोन का समझ में आएगा। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इस इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम क्या करेंगे? जूम करके देखेंगे। ठीक है, तो जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि जो कॉर्नर वाला पार्ट है वहां पे कार्टिलेज पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? कार्टिलेज। और कार्टिलेज वाकई में होता है। जो एपिफाइसिस पार्ट होता है, एपिफाइसिस के ऊपर कार्टिलेज का एक पैड पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है, जिसे कार्टिलेजिनस पैड कहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ एपिफाइसिस के ऊपर पाई जाती है। एक्चुअली क्या है, जो एपिफाइसिस है वो जॉइंट बनाता है। भाई मान लो हमारी ये बोन है, बोन जॉइंट बना रही है, एल्बो जॉइंट। तो जॉइंट किसके वजह से बनेगा? एपिफाइसिस की वजह से बनेगा। और एपिफाइसिस पे, जॉइंट पे ये कार्टिलेजिनस पैड प्रेजेंट होता है, जिसे आर्टिकुलेशन पैड भी कहते हैं। ठीक है, आर्टिकुलेशन पैड। आर्टिकुलेशन पैड कहा जाता है, और ये आर्टिकुलेशन पैड कार्टिलेज का बना होता है। कौन सा कार्टिलेज भाई? हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, तो एपिफाइसिस जो जॉइंट बनाता है वहां पर केवल और केवल हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। तो एक कार्टिलेज जो हमने अभी पढ़ा था उसकी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस सामने आ गई। ठीक है, कि जॉइंट्स पर प्रेजेंट होता है, एपिफाइसिस को कवर करता है। यहाँ ऊपर भी हम देख सकते हैं, ऊपर भी हमें ये हाइलाइन कार्टिलेज दिखाई देता है। तो एपिफाइसिस जो पार्ट है, दैट इज दैट कंटेन हाइलाइन कार्टिलेज एज इट्स आर्टिकुलेशन पैड या आर्टिकुलेशन सरफेस। अंदर देखेंगे तो बोन मैरो हमें दो तरह का दिखाई देगा, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो है वो एपिफाइसिस की तरफ होता है, और यहीं पर आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। येलो बोन मैरो जो है वो डायफाइसिस की तरफ होता है, और यहाँ पर डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो बोन मैरो कैविटी है उसी में रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है, अब बात यहां आती है कि बोन की जो आउटर कवरिंग है, बोन की आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज नोन एज पेरीऑस्टियम। ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज नोन एज पेरीऑस्टियम। अब आउटर कवरिंग है तो जो
बोन मैरो होगी, उसमें एक इनर कवरिंग भी प्रेजेंट होगी बोन मैरो कैविटी में, इनर कैविटी भी प्रेजेंट होगी, इनर कवरिंग एकदम होगी जो बोन मैरो को लाइन करेगी, लाइन मतलब इनर लेयर बनाना। तो ये जो लाइन कर रही, लाइनिंग बना रही है, मेनली इनर लेयर बना रही है, इसको बोलते हैं एंडोस्टियम, एंडोस्टियम। ठीक है, तो आउटर जो लाइनिंग है या आउटर कवरिंग है उसे बोला जाता है पेरियोस्टियम, इनर कवरिंग जो है जो बोन मैरो की तरफ होती है उसे कहते हैं एंडोस्टियम। याद रखना, दो लेयर हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब बात होती है कि जो एपिफाइसिस पार्ट है वहां की बोन थोड़ी सी हमें मुलायम, बोला जाए सॉफ्ट, स्पॉन्जी दिखती है। और स्पॉन्जी क्यों दिखती हैं? क्योंकि वहां पर पोरोसिटी ज्यादा होती है, वहां पोर्स ज्यादा होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू होते हैं इसलिए वो क्या दिखता है, वो हमें स्पॉन्जी दिखता है। और इसलिए हम एपिफाइसिस पार्ट में जो बोन पाई जाती है उसे स्पॉन्जी बोन कहते हैं। और वहीं डायफाइसिस में जो है हाई डेंसिटी वाली बोन दिखती है तो उसे हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ही बोन में दो अलग अलग हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखेंगे। एक स्पॉन्जी बोन, तो हमें याद रखना है स्पॉन्जी बोन इज प्रेजेंट इन एपिफाइसिस पार्ट। और दूसरा कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन इज प्रेजेंट इन मेटाफाइसिस पार्ट। ठीक है, तो ये हमें कुछ कॉमन जो है स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो हम एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर इंटरनल जो बोन में पार्ट्स पाए जाते हैं, लेयर पाई जाती है, और बोन मैरो के जो पार्टीशंस होते हैं उनको हमने यहाँ पर देखा, जहाँ पे एपिफाइसिस में हमें स्पॉन्जी बोन दिखती है और डायफाइसिस में हमें कॉम्पैक्ट बोन दिखती है। ठीक है, हमें यहाँ जो हिस्टोलॉजिकली पढ़ना है वो कॉम्पैक्ट बोन को पढ़ना है, लेकिन हमें ध्यान में ये भी रखना है कि स्पॉन्जी बोन कहाँ पाई जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी में स्पॉन्जी बोन का जिक्र तो किया है लेकिन स्पॉन्जी बोन का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, तो हमें भी उसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं देखना, लेकिन कॉम्पैक्ट बोन के बारे में काफी बताया है और कॉम्पैक्ट बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी बनाया है जो हम जस्ट अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। हमें ये तो मालूम है कि आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है ये वाइट या येलो बोन मैरो में बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बोन, और कौन से बोन की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉम्पैक्ट बोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम कॉम्पैक्ट बोन को देखेंगे, ठीक है, जब हम कॉम्पैक्ट बोन को देखेंगे तो हमें सबसे पहले उसकी जो भी, या तो हमें आउटर कवरिंग मिलेगी या इनर कवरिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं ये बोन का ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब है कि सपोज करो ये बोन है, इस बोन में हमें ये कॉम्पैक्ट बोन वाला पार्ट दिख रहा है, हमने क्या किया, इसको ऐसे कट कर लिया। ठीक है, कट कर लिया और इसे ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, कट कर लिया और कैसे देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए हम कैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। तो ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो हमें एक, मान लो यहाँ पर आउटर कवरिंग हमें दिख रही है जिसे हम पेरियोस्टियम कह रहे हैं। ठीक है, आउटर कवरिंग दिख रही है जिसे हम कह रहे हैं पेरियोस्टियम। फिर क्या होता है, बोन के अंदर हमें कई ऐसे हॉलो कैनाल्स दिखती हैं। जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हॉलो कैनाल्स दिखती हैं। इन कैनाल्स को हम कहते हैं हैवर्शियन कैनाल। ठीक है, हॉलो कैनाल्स दिखती हैं, इन कैनाल को कहा जाता है हैवर्शियन कैनाल, ये याद रखना। और इस कैनाल के कोई भी कैनाल हो, एक को ले लो, इसके चारों तरफ हमें कुछ ऐसे ब्रोकन रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। ब्रोकन रिंग, ऐसा लगता था बाउंड्री थी, जो बाउंड्री कई बार टूट गई है, और सभी की अलग अलग ब्रोकन रिंग, न्यूमरस ब्रोकन रिंग हमें दिखाई देती है। और ये ऐसा लगता है कि उसी हैवर्शियन कैनाल को सेंटर बनाकर ये ब्रोकन रिंग पाई जाती है।
ठीक है, मैं पूरा बना सकता हूं अगर आप चाहो तो। सो ब्रोकन रिंग जो हैवर्शियन कैनाल को सेंटर बनाकर पाई जाती, तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं इनको कॉन्सेंट्रिक रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रिक रिंग, यानी कई सर्कल हैं जिनका एक ही सेंटर है। So numerous circles having a common center are known as concentric ring। तो देखो यहाँ पे कई सर्कल हैं जिनका एक ही सेंटर है, इधर पे कई सर्कल हैं जिनका एक ही सेंटर है, इसको बोलते हैं बेटा कॉन्सेंट्रिक रिंग। और कॉन्सेंट्रिक रिंग स्ट्रक्चर बॉडी में केवल और केवल कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है और किसी भी टिश्यू में नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखना, कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर का पाया जाना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ये किसी भी दूसरे टिश्यू में नहीं प्रेजेंट होता है, जिसको हमने बोला है क्या? हमने बोला है कॉन्सेंट्रिक रिंग। तो कॉन्सेंट्रिक रिंग जो है ये केवल और केवल कॉम्पैक्ट बोन में पाई जाती है, कहीं और किसी टिश्यू में नहीं मिलेगी। ये पहली खासियत है, पहली क्वालिटी है किसकी? कॉम्पैक्ट बोन की। दूसरी बात, हैवर्शियन कैनाल जो कॉन्सेंट्रिक रिंग के सेंटर पर है, ये हैवर्शियन कैनाल भी केवल और केवल कॉम्पैक्ट बोन में पाई जाती है, किसी और बोन में प्रेजेंट नहीं होती। अब ये हैवर्शियन कैनाल क्या करती है भाई? इस हैवर्शियन कैनाल में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत थिन कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। एक ब्लड वेसल्स में हम बोल सकते हैं एक आर्टीरियोल प्रेजेंट होती है, एक वेन्यूल प्रेजेंट होती है और एक लिम्फेटिक वेसल, तीन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक आर्टीरियोल, एक वेन्यूल और एक लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसीलिए हम ये बोन मैरो जो है लिम्फॉइड टिश्यू होता है, क्योंकि लिम्फेटिक टिश्यू वहां प्रेजेंट होता है, तो वहां तक लिम्फ का फ्लो किससे होगा? इन्हीं हैवर्शियन कैनाल के थ्रू। तो लिम्फेटिक वेसल भी प्रेजेंट है, आर्टरी भी प्रेजेंट है, वेन भी प्रेजेंट है। ये बात हो गई किसकी? हैवर्शियन कैनाल की। क्या ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से? न्यूट्रिएंट। ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। जो हम बोन मैरो से निकल के सर्कुलेशन में आने की बात कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि बोन मैरो से निकल के इन हैवर्शियन कैनाल में जो आर्टीरियोल्स हैं, डायपेडिसिस, अगर आपको याद होगा आरबीसी को लेकर हम बात कर रहे थे। आर्टीरियोल्स जो इन हैवर्शियन कैनाल में हैं, उन्हीं आर्टीरियोल्स में ये जो आरबीसी है वो डायपेटिसिस से पहुंचती हैं और दूसरी ब्लड सेल्स भी पहुंचती हैं। ठीक है, अब बात ये आ रही कि ये जो ब्रोकन रिंग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ऐसी लाइनिंग लाइनिंग जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको बोला जाता है लैकुने। ठीक है, दीज आर नोन एज लैकुने। और ये लैकुने के दोनों तरफ जो है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं, जिन्हें कहा जाता है कैनालिकुलाई। So concentric rings are formed by lacunae, and lacunae consist of finger-like structures known as canaliculi। ठीक है, ये याद रखना है। अभी हम इसका इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। फिर हमें बोन का जो मैट्रिक्स है वो वाइट दिखता है। बोन कैसी है? कैल्शियम मिनरल्स का डिपोजिशन है, तो वाइट मैट्रिक्स पाया जाता है। तो हमें यहाँ पर भी बोन में वाइट मैट्रिक्स यहाँ दिखाई देता है। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप में बोन देखेंगे तो उसमें कोई कलर नहीं दिखेगा, हमें व्हाइट कलर का मैट्रिक्स दिखेगा। बीच में ब्लैक स्पॉट्स के फॉर्म में हमें हैवर्शियन कैनाल और ब्लैक लाइनिंग्स के फॉर्म में हमें ये लैकुने मिलते हैं। अब ये लैकुने क्या होते हैं? तो लैकुने होते हैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, हम देखें यहाँ पे ये लैकुने हमें दिखते हैं। लैकुने ऐसी लाइनिंग होती है जिसमें हमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। जब इनको हम जूम करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। जब हम इसको जूम करके बड़ा करेंगे तो हमें कुछ ऐसा एक हॉलो कैविटी जैसी दिखेगी। ठीक है, हॉलो कैविटी, इसलिए उसे लैकुने नाम दिया गया। और उसके अंदर हमें एक सेल दिखेगी, और वो सेल कौन सी होगी? बोन का फॉर्मेशन करने वाली सेल, जिसे कहा जाता है ऑस्टियोसाइट। ठीक है, बोन का फॉर्मेशन करने वाली सेल है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट। तो लैकुने के अंदर हमें एक ऑस्टियोसाइट मिलेगी बोन में। ठीक है, सो इन बोन ईच लैकुने कंटेन अ सिंगल ऑस्टियोसाइट, एंड ऑस्टियोसाइट इज द सेल दैट फॉर्म बोन, जो बोन का फॉर्मेशन करती है। सो सेल्स विच फॉर्म द बोन, दैट इज ऑस्टियोसाइट। अब ऑस्टियोसाइट दो तरह की होती है, एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट और एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट। इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं, एक ऐसी बोन है जो अभी भी काम कर रही है, वो क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट।
एक ऐसी बोन है जो पहले काम कर रही थी, अब रिटायर हो गई है, वो क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट। लेकिन ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये अभी भी बोन में रीमॉडलिंग कर सकती है, यानी जरूरत पड़ने पर बोन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। तो रीमॉडलिंग करने के लिए कुछ पार्ट को डीजेनरेट करना पड़ेगा, डिटोरिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये बोन को डीजेनरेट भी कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं करेगी। उसके डीजेनरेशन मतलब रीमॉडलिंग के लिए, उसके शेप को चेंज करने के लिए, ग्रोथ के लिए, कोई एडाप्टेशन है उस एडाप्टेशन के लिए रीमॉडलिंग पॉसिबल है। घर में रीमॉडलिंग करते ना, तो पहले कुछ तोड़ेंगे फिर कुछ जोड़ेंगे, वैसा ही काम है। बोन में रीमॉडलिंग करेंगी तो पहले कुछ बोन के पार्ट को तोड़ेंगे, खत्म करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, डीजेनरेट करेंगे, और फिर उसमें कुछ नया जोड़ेंगी। तो ये जो रीमॉडलिंग होती है ये किससे होती है, ऑस्टियोक्लास्ट से। जो पहली बार फॉर्मेशन होता है बोन का वो किससे होती है, ऑस्टियोब्लास्ट। जब ऑस्टियोब्लास्ट मान लो बोन में काम कर रही है, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन में काम कर रही है। अब ऑस्टियोब्लास्ट के चारों तरफ कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, अब ऑस्टियोब्लास्ट बोन में काम कर रही है, ऑस्टियोब्लास्ट के चारों तरफ कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, ऑस्टियोब्लास्ट फंस गई, अब वो बाहर नहीं जा सकती। तो क्या हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी और वो किस में चेंज हो जाएगी, ऑस्टियोक्लास्ट में। और जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तब ये ऑस्टियोक्लास्ट काम करेगा। जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर तो कहीं से भी हो जाता है, तो फ्रैक्चर होने पर उन बोन्स को वापस जोड़ने का काम कौन करता है, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। रीमॉडलिंग, रिपेयर में हेल्प कर रही है। और जब बोन्स ग्रो करती हैं तो वो ग्रोथ किसकी वजह से होती है, ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से। ईच लैकुने कंसिस्ट ऑफ सिंगल ऑस्टियोसाइट, ये पॉइंट को याद रखना। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि कॉन्सेंट्रिक रिंग पाए जाते हैं, भाई एकदम सही बात, केवल और केवल बोन में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। दूसरी पॉइंट आता है, एट द सेंटर ऑफ दीज रिंग हैवर्शियन कैनाल इज प्रेजेंट। हैवर्शियन कैनाल याद रखना, भूलना मत कभी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैवर्शियन कैनाल। जब भी आता है क्वेश्चन इस पे आता है, हैवर्शियन कैनाल पाई जाती है। हैवर्शियन कैनाल इज प्रेजेंट। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व पासेस थ्रू दीज कैनाल। तो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स में आर्टीरियल भी हो गई, वेन्यूल भी हो गई, नर्व भी पास होती है। बोन में नर्व होना, क्या बोन बोन क्या लिविंग होती है, बोन में सेंसिटिविटी पाई जाती है, अगर हम सोचें। इन नर्व की वजह से बात मत करो, क्या बोन में सेंसिटिविटी होती है, हाँ भाई होती है। बोन हड्डी टूट जाए तो दर्द होता है, तो टूटने पे जो दर्द हो रहा है ये बता रहा है कि बोन आर सेंसिटिव। और सेंसिटिव क्यों है, उनमें नर्व्स प्रेजेंट है, ठीक है, नर्व एंडिंग्स भी प्रेजेंट है। हैवर्शियन कैनाल के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। सपोज करो ऊपर से नीचे दो हैवर्शियन कैनाल क्रॉस कर रही हैं और ये दोनों हैवर्शियन कैनाल आपस में कनेक्टेड भी हैं, तो एक एच शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब इनको कनेक्ट करने वाली जो कैनाल होती है उसे बोलते हैं वॉक्समैन कैनाल, ठीक है, क्या बोलते हैं, वॉक्समैन कैनाल। सो टू हैवर्शियन कैनाल आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय वॉक्समैन कैनाल। ये ठीक वैसा ही है, दो पाइप्स हैं, उन पाइप्स को जोड़ने के लिए एक बीच में ब्रिज बना दिया जिससे वो पाइप्स आपस में जुड़ गई हैं। और एक पाइप में अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो उससे होते हुए दूसरे में भी जा सकता है। तो इसकी वजह से जो हैवर्शियन कैनाल्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो हैवर्शियन कैनाल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय वॉक्समैन कैनाल। अब यहाँ पे हम जब ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं तो हम वॉक्समैन कैनाल नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन हम डायग्राम एक छोटा सा ऐसा बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये सपोज करो एक हैवर्शियन कैनाल है, ये उसके बगल में एक दूसरी हैवर्शियन कैनाल है और इन दोनों को जोड़ती हुई वॉक्समैन कैनाल है, ठीक है। कहाँ गया भाई वॉक्समैन कैनाल, ये बीच में जोड़ रहा है वो क्या है, वॉक्समैन कैनाल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। वॉक्समैन कैनाल कनेक्ट्स बोथ, दोनों हैवर्शियन कैनाल, एडजेसेंट हैवर्शियन कैनाल्स को आपस में कनेक्ट करता है। सो लैकुने आर हॉलो स्पेसेस, लैकुने हॉलो स्पेसेस होते हैं दैट होल्ड ऑस्टियोसाइट एंड सिंगल ऑस्टियोसाइट इज प्रेजेंट पर लैकुने। एक लैकुने में एक सिंगल ऑस्टियोसाइट पाया जाता है। ये पॉइंट्स जो है ना बेटा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बन के सामने आएगा, एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन बन के सामने आएगा जब आप टेस्ट दोगे, जब प्रैक्टिस करोगे और फाइनल जब नीट का एग्जाम होगा।
ये हर एक कुछ अलग सी चीज नहीं आएगी, यही सब पूछा जाएगा। ठीक है, यही सब पूछा जाता है, यही सब पूछा। अब अगर आप, अभी हम बात कर रहे हैं, आप टिश्यू पढ़ लेंगे, अभी नीट 2021 होने वाला है, ठीक है। आप अगर टिश्यू पढ़ लेंगे, आप देखना आपके टिश्यू से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं, और जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बनते हैं या नहीं बनते। ठीक है, और फिर नीट 2022 भी होगा, वो भी आपके सामने होगा, और उसको जब हम देंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि उससे कौन कौन से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यही सब पूछा जाएगा। कभी ऐसा नहीं आता 13 तरह का नाखून बताओ, 7 तरह की खाल बताओ, 14 तरह की बाल बताओ, 14 तरह के बाल बताओ, ये सब कभी नहीं पूछा जाएगा। जो एनसीईआरटी में लिखा है वही पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना। सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कैनालिकुलाई कहा जाता है। अब कैनालिकुलाई से क्या होते हैं, जब ये बोन फॉर्मेशन करती है तो यहाँ से फाइबर्स निकलते हैं जिन्हें शार्पीज फाइबर्स कहते हैं। हालांकि ये कोर्स में नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं इसको। ठीक है, सिंगल लैकुने तक, सिंगल कैनालिकुलाई तक की बात है। बाकी फिर शार्पीज फाइबर और जो फाइबर्स आते हैं उसके बारे में हम बात यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो फाइबर्स में फिर अब वो ऐसी बात हो जाएगी कि वो चीज पढ़ाओ जो आपको यहाँ कम काम आएगी, एमबीबीएस में ज्यादा काम आएगी। तो अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग नीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नीट में पहले हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो नीट में आने वाला है। ठीक है, और ये वो पॉइंट है जो नीट में पूछा जाता है। नोट कर चलो, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं आपको ये नोट्स एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखेंगे ये ब्लू कलर की जो है ये वेन दिख रही है, रेड कलर की हमें आर्टरी दिख रही है, और पीछे ये ग्रीन कलर की छोटी सी यहाँ पर हमें जो है लिम्फेटिक वेसल दिख रही है। तो तीनों तरह की जो है, 3 तरह के यहाँ पे वेसल्स पाई जाती हैं। फिर बात कर रहे हैं हम, ऊपर से नीचे जा रहा है, ये हैवर्शियन कैनाल है, और 2 हैवर्शियन कैनाल को जोड़ने वाली यहाँ पर हमें वॉक्समैन कैनाल दिखाई दे रही। ठीक है, हमें हैवर्शियन कैनाल के चारों तरफ ये कॉन्सेंट्रिक रिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो लैकुने कह रहे हैं, और इनके अंदर हम क्या कहेंगे, इनके अंदर पाया जाता है एक सिंगल ऑस्टियोब्लास्ट इन ईच ऑफ द लैकुने। ठीक है, तो मेरा ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम हैवर्शियन कैनाल और वॉक्समैन कैनाल किसको कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, जो ऊपर से नीचे जा रहा है वो हैवर्शियन कैनाल है, और जो 2 हैवर्शियन कैनाल को कनेक्ट कर रहा है वो वॉक्समैन कैनाल है। ठीक है, वो कौन सा कैनाल है, वॉक्समैन कैनाल है। यहाँ पर देखें तो एक लैकुने है, एक सिंगल लैकुने, इसमें फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स बाहर निकले हैं जिन्हें कैनेलिकुलाई कहा जाता है, और कैनेलिकुलाई के अंदर ये एक सिंगल ऑस्टियोसाइट दिख रही है। ठीक है, तो उम्मीद है ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट बोन का हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था बोन बच्चों। ठीक है, ये बोन था। अब बोन में पॉइंट आ जाता है कि जब हम बोन की बात करते हैं तो यहां तक हमने जितना बोन के बारे में पढ़ा उसमें से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। बोन से एक क्वेश्चन रैंडमली किसी एक साल आता है, किसी एक साल नहीं भी आता है, लेकिन एक क्वेश्चन की उम्मीद रहती है कि बोन से आएगा। इसलिए ध्यान से रखना, इसको ध्यान में रखना, और कोई कंफ्यूजन हो तो कांटेक्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट आते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट होता है, किससे, बोन से। बट ये भी बॉडी के दूसरे जो टिश्यूज हैं, दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उनके कंपैरिजन में ये भी हार्ड है, बट स्लाइटली सॉफ्टर देन बोन। बोन से थोड़ा सा सॉफ्टर है। सो इट इज ऑल्सो अ स्केलेटल टिश्यू, ये भी एक स्केलेटल टिश्यू है, कंपेरेटिवली सॉफ्टर देन बोन एंड हैज लेस इनऑर्गेनिक कंटेंट। ये सॉफ्ट है क्यों, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट कम है। ठीक है, इसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट कम है। फिर बात करते हैं, तो नेचर इसका जाने तो स्टडी ऑफ कार्टिलेज, अच्छा नेचर में एक और है, इलास्टिक होता है। सारे कार्टिलेज नहीं, लेकिन कुछ कार्टिलेज इलास्टिक, जैसे हमारे कान पे है, ये फोल्ड करेंगे फोल्ड हो जाएगा, छोड़ेंगे अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। नॉन प्लायबल
हम इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ऐसा नहीं कि प्रेस करेंगे तो ये दब जाएगा और छोड़ेंगे तो अपने शेप में वापस आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं नॉन प्लायबल, जो प्रेस करने पे अपना शेप चेंज ना करे, और अगर चेंज कर रहा है तो छोड़ने पर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, और सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू बोन। स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोलॉजी। ये हमें ध्यान रखना है। जो सेल्स कार्टिलेज बनाती हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, वहां पर जो बोन बना रही थी उन्हें हम ऑस्टियोसाइट कह रहे थे। और ये भी दो तरह की, वो भी दो तरह की, वहां भी हमें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट मिली थी, यहाँ भी कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोक्लास्ट मिलती है। ठीक है, तो जैसी वहां पर दो सेल्स थी वैसी यहाँ पर भी दो सेल्स हैं। अब बात करते हैं कि ये सेल्स काम क्या करती हैं भाई। सो दीज सेल्स सिक्रीट कोलेजन प्रोटीन। ये कोलेजन प्रोटीन या कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर क्यों जरूरी है, बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला फाइबर है कोलेजन फाइबर, तो ये कोलेजन फाइबर का सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीट्स कोलेजन एंड कॉन्ड्रिन प्रोटीन विच फॉर्म द मैट्रिक्स। और कोलेजन और कॉन्ड्रिन प्रोटीन ये मिलके कार्टिलेज का मैट्रिक्स बनाते हैं। सो ड्यूरिंग एम्ब्रियो स्टेज स्केलेटन इज ओनली मेड अप ऑफ कार्टिलेज। एम्ब्रियो स्टेज में तुम्हारा स्केलेटन जो है वो केवल और केवल कार्टिलेज का ही बना था। बिफोर एंड आफ्टर बर्थ इट्स मैक्सिमम पार्ट इज रिप्लेस्ड बाय बोन। ये हम पढ़ चुके हैं कि बर्थ के पहले भी रिप्लेसमेंट चल रहा होता है और बर्थ के बाद भी कुछ समय तक रिप्लेसमेंट चलता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल बात करते हैं, एक सोचा होगा आपने कभी ध्यान से, आप कभी न्यूबॉर्न बेबीज को देखिए, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज, उनका हेड जो है बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि उनकी हेड की जो बोन्स होती है ना, ये भी पूरी तरह से एक दूसरे से अटैच नहीं होती है, तो उन बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वो सॉफ्ट होता है। आप छोटे न्यूबॉर्न बेबीज के हेड पे आप अगर यहाँ टच करेंगे ऊपर, तो आपको सॉफ्ट टिश्यू पैल्पेट होता हुआ फील होगा, ब्लड वेसल्स भी पैल्पेट होती हुई फील होंगी, और उनके जो बोन्स हैं, स्कल की बोन्स, वो आपस में एकदम जुड़ी नहीं होती, उनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है, और उस गैप को फ्रंटनेल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फ्रंटनेल। उसका मैक्सिमम पार्ट जो है बोन होता है, लेकिन अभी पूरा पार्ट रिप्लेस हो रहा होता है, और जैसे जैसे वो पार्ट रिप्लेस होता जाता है बोन का साइज बढ़ता जाता है, और विद इन फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद उनकी जो बोन्स है वो पूरी आपस में कॉम्पैक्ट हो जाती हैं और एक दूसरे से बहुत, मतलब बहुत ज्यादा टाइटली तरीके से एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं, और ऐसी अटैच होती हैं कि फिर वो जल्दी खुलती नहीं है, और वो खास तरह का जॉइंट बनाती हैं, हम अभी उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बात हमने बताई कि स्कल की जो बोन्स है उनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग बर्थ, और उसके बर्थ के बाद विद इन फ्यू मंथ्स ये जो गैप है ये फिल हो जाता है, उस गैप को फ्रंटनेल कहते हैं। ठीक है, फ्रंटनेल, ये पॉइंट याद रखना। सो बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर कार्टिलेज 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। कौन कौन से, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है, ये 4 तरह के कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। सो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, बोन और कार्टिलेज का इंट्रोडक्शन, अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ कार्टिलेज को एक बार में पूरा स्टार्ट करके उसको, क्योंकि आज अगर ये स्टार्ट करेंगे तो ये कवर नहीं हो पाएगा पूरा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम ये एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी उसमें हम